नमस्कार। एडिटर जी न्यूज के इस खास वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ कौन कौन और शपथ करेगा और उनके मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, उनके मंत्रिमंडल में किन किन लोगों को जगह दी जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है अभी छत्तीसगढ़ से। और आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि उनका मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तमाम तैयारियां लगातार जारी है, पूर्णता की ओर है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में, पहले ट्राइबल कम्युनिटी से पहले मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसके लिए साइंस कॉलेज मैदान में तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साइंस कॉलेज ग्राउंड में ऐसा माना जा रहा है कि करीब 50,000 लोगों की मौजूदगी में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। उनकी तरफ से जिन लोगों को और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो प्रमुख अतिथि होंगे, उसमें पीएम नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा नाम है जो कि कार्यक्रम के अतिथि होंगे। इसके अलावा मुख्य अतिथि होंगे, इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी शासित जितने भी राज्य हैं जहां पर उनके मुख्यमंत्री हैं, वो तमाम मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला जो नेता है वो मौजूद रहेंगे, जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। बड़ी संख्या में साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया है, वो भी अग्रिम पंक्ति में मौजूद रहेंगे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद ही एक ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम कार्यकर्ताओं को, जो प्रदेश पदाधिकारी से लेकर के और बूथ स्तर तक के जितने भी कार्यकर्ता है, उनसे संवाद करके उन सब को कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया है। इसके अलावा उन्होंने आज ही छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनको और भूपेश बघेल को, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को, डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव समेत तमाम लोगों को उन्होंने खुद आमंत्रित किया है। इसके अलावा जो शासकीय जितने गेस्ट होते हैं वो मौजूद रहेंगे, जो प्रमुख हस्ती छत्तीसगढ़ के हैं वो मौजूद रहेंगे। और करीब 50,000 लोगों की मौजूदगी में जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय जो है वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस शपथ ग्रहण समारोह में जो अब तक चर्चा है उसके अनुसार विष्णुदेव साय के अतिरिक्त 2 व्यक्ति और शपथ ले सकते हैं, जिसमें अरुण साव जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, और ऐसी चर्चा है कि वो डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता, जिन्होंने कद्दावर मंत्री भूपेश कैबिनेट के कद्दावर मंत्री मोहम्मद अकबर को कवर्धा से चुनाव हरा करके विधानसभा में पहुंचे हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के अभी मौजूदा महामंत्री रहे विजय शर्मा, वो उनको डिप्टी सीएम के रूप में शपथ दिलाया जा सकता है। तो ये 2 नाम हैं जो साथ में शपथ लेने की चर्चा है। अब रह गई बात कि इनके अलावे कैबिनेट में किन लोगों की जगह मिलेगी, कौन कौन लोग हैं जिनको विष्णुदेव साय कैबिनेट में जगह मिलेगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री को नाम को लेकर के चर्चा थी, किसी को कानो कान पता नहीं था, और एकदम से विष्णुदेव साय का नाम सामने आया, उसी तरीके से कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा ये भी केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करके भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है वो तय कर रहा है। और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार विष्णुदेव साय के कैबिनेट में वरिष्ठों को
तवज्जो दिया जाएगा, लेकिन साथ साथ जो नए नेता है जो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कर्ता धर्ता होंगे, और भारतीय जनता पार्टी जिनको आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के तौर पर उभारना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों को भी कैबिनेट में जगह मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के अनुभवी चेहरे तो होंगे ही, साथ ही युवा चेहरों को भी कैबिनेट में जगह दिया जाएगा। ये पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है, और एक कठिनाई जरूर है इस रास्ते में, क्योंकि तमाम दिग्गज जो हैं वो चुनाव जीत करके आए हैं, और इन तमाम दिग्गजों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इनको एडजस्ट करेगी, इनको कहाँ जगह देगी, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया, लेकिन सम्मानजनक तरीके से, जैसी की जानकारी है, हालांकि अभी आधिकारिक इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जैसी की जानकारी है कि उनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो विधानसभा का अध्यक्ष एक सम्मानजनक पद है। सम्मानजनक पद इस रूप में है क्योंकि विधानसभा के अंदर वो सदन के नेता जो कि मुख्यमंत्री होते हैं, और प्रतिपक्ष के नेता जो कि प्रतिपक्ष की तरफ से चुने जाते हैं, उन दोनों के ऊपर, यानी सदन में सबसे ऊपर अगर कोई होता है, मुख्यमंत्री से ऊपर भी अगर कोई होता है, तो वो विधानसभा अध्यक्ष होता है। तो इस नाते डॉक्टर रमन सिंह का जो सम्मान है वो बरकरार रखने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, और उनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये अंदर खाने में चर्चा है। हालांकि आधिकारिक घोषणा इसकी अभी तक नहीं हुई है, अभी तक डिप्टी सीएम के भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं, जो संगठन में जो बात चल रही है, उसके अनुसार डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, साथ ही अरुण साव जो हैं वो डिप्टी सीएम होंगे, और विजय शर्मा डिप्टी सीएम होंगे। तो इस तरीके से इसके अलावा जो बाकी बड़े नेता है उनको किस तरीके से कैबिनेट में जगह दी जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये चाह रहा है कि रमन कैबिनेट में जितने लोग थे और रमन कैबिनेट का जो स्वरूप था, उससे इतर नए लोगों को, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को जगह दिया जाए, और जिन लोगों ने 15 साल तक मंत्री के रूप में काम किया है तो उनको जगह न दी जाए, या और उनको किनारे किया जाए और नए नेतृत्व को उभारा जाए। इस तरह का एक बहुत बड़ा वर्ग है भारतीय जनता पार्टी संगठन का, जो इसकी पैरवी कर रहा है। केंद्रीय नेतृत्व भी इससे सहमत है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ का नेतृत्व, जो दूसरी पंक्ति का नेतृत्व है, उसको तैयार करना है, उसको आगे बढ़ाना है। और इस दृष्टिकोण से जो विष्णुदेव साय का कैबिनेट होगा, उसमें जो पुराने कुछ चेहरे होंगे और पुराने चेहरे के साथ नए लोगों को भी जगह दी जाएगी। हम चर्चा करते हैं ऊपर से कि आखिर किनको जगह दी जाएगी। तो सबसे पहले जो चर्चा में नाम है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अभी मोदी और अमित शाह की जोड़ी पूरी तरीके से संचालित करती है, और इनके रहते कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। ये जो सूत्र बताते हैं, जो थोड़ी बहुत चर्चाएं हैं, और जो सामाजिक समीकरण है, उस सामाजिक समीकरण के आधार पर जो चर्चा है और जो जानकारी हम तक निकल करके सामने आई है भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से, हम वो आपको शेयर करना चाहते हैं। और उसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के ऊपर से अगर सरगुजा से ही हम चर्चा करते हैं, तो सरगुजा संभाग, देखिए, जो कैबिनेट बनाया जाता है उसमें जातिगत समीकरण को भी देखा जाता है, क्षेत्रीय संतुलन को भी देखा जाता है, अनुभव को भी देखा जाता है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व किस तरह का होगा, इसको भी देखा जाता है। नए नेतृत्व को उभारने की एक कोशिश भी की जाती है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिसको देखते हुए नए कैबिनेट का निर्माण किया जाता है। हालांकि कहने के लिए एक मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट को तय करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी के, या जिस पार्टी के सरकार बनती है, उस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तमाम समीकरणों को देख करके हुई उसको तय करता है, और फिर मुख्यमंत्री की तरफ से एक पत्र राज्यपाल महोदय को जाता है कि हमने कैबिनेट के रूप में इन लोगों को नियुक्ति दी है और इनको आप शपथ ग्रहण कराएं, तो फिर उनका शपथ होता है।
तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि सरगुजा संभाग, अगर संभागीय दृष्टिकोण से बात करें तो 5 संभाग है, तो सबसे ऊपर सरगुजा संभाग से बात करते हैं। सरगुजा संभाग से ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आते हैं। तो विष्णुदेव साय के बाद अब किसको वहां से जगह मिल सकती है? वहां से कई प्रबल दावेदार हैं। दावेदारों की बात करेंगे तो वहां से सबसे ऊपर दावेदारी रामविचार नेताम की है। सीनियर लीडर है, मंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। सीएम के रूप में भी उनके नाम की चर्चा हो रही थी, लेकिन सीएम उनको नहीं बनाया गया है। तो एक प्रबल दावेदार के रूप में उनकी चर्चा है और ऐसा माना जा रहा है कि कैबिनेट में उनको जगह भारतीय जनता पार्टी जरूर देगी, क्योंकि एक ट्राइबल समुदाय से आते हैं, दूसरा अनुभवी है और तीसरा साफ सुथरा चेहरा है, तो उनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। लेकिन सरगुजा से और भी दावेदार हैं। सरगुजा से रेणुका सिंह महिला मुख्यमंत्री के रूप में उनकी चर्चा खूब जोरों पर थी। एक समय ऐसा माना जा रहा था कि महिला को अगर नेतृत्व दिया जाएगा तो वही मुख्यमंत्री बनेंगी। तो महिला के और इसके अलावा गोमती साय की चर्चा थी। तो इस तरीके से 2 और बड़े नाम हैं सरगुजा से जिनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा की जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सरगुजा से मुख्यमंत्री हैं तो क्या सरगुजा से 2 से अतिरिक्त 3 या 4 वहां से लोगों को जगह नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बाकी क्षेत्रीय संतुलन जो है उसमें बिगड़ जाएगा। तो ये 3 नाम जो है, जिसमें रामविचार नेताम अगर अनुभव के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो उनको कैबिनेट में जगह मिलेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी युवा नेतृत्व को उभारना चाहेगा तो वहां से मुख्यमंत्री हैं तो गोमती साय को, लेकिन चूंकि गोमती साय एक ही जिले जसपुर जिले से मुख्यमंत्री हैं तो जसपुर जिले से फिर दूसरा मंत्री हो, इसमें भी शक है। और रेणुका सिंह अनुभव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो भी हैं। तो मुझे लगता है कि अनुभव के दृष्टिकोण से रामविचार नेताम जी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। दूसरा अगर कहीं होगा तो संभव है कि रेणुका सिंह का नाम कैबिनेट के लिए हो। और एक चर्चा ये भी है कि रेणुका सिंह को फिर से लोकसभा चुनाव लड़ा करके उनको आने वाले दिनों में फिर केंद्रीय राजनीति में ले जाया जा सकता है। उसके बाद सरगुजा की बात अगर हम नीचे बात करते हैं तो नीचे आता है बिलासपुर संभाग। और बिलासपुर संभाग में जो प्रबल दावेदार हैं उसमें सबसे पहला नाम है ओपी चौधरी का। ओपी चौधरी को क्या नाम की भी चर्चा कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री के रूप में हो रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी नियुक्ति नहीं हुई और उसके कई सारे कारण थे। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में युवा नेतृत्व को आगे करने के दृष्टिकोण से, दूसरी पंक्ति के लीडरशिप को डेवलप करने के दृष्टिकोण से ओपी चौधरी को कैबिनेट में जगह दी जाएगी और उनको महत्वपूर्ण विभागों का मंत्री बनाया जा सकता है। तो ओपी चौधरी का नाम करीब करीब तय है। इसके अलावे अब बिलासपुर संभाग से 2 लोग हो गए। एक तो पहले अरुण साव जो कि डिप्टी सीएम बन रहे हैं, दूसरा ओपी चौधरी जो कि मिनिस्टर बनेंगे। अब 2 लोग यहां हो गए, तीसरा एक और व्यक्ति को जगह मिल सकती है, लेकिन 2 सीनियर लीडर हैं। एक धर्मलाल कौशिक है ओबीसी से और दूसरा अमर अग्रवाल हैं जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं। अब इन दोनों में से किसको जगह मिलेगी ये संगठन तय करेगा और संगठन को तय करने में निश्चित तौर पर दिक्कत होगी, क्योंकि दोनों दिग्गज नेता है। धर्मलाल कौशिक ओबीसी समुदाय से आते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। हाल ही में उनको जब नेतृत्व परिवर्तन हुआ था तो छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष पद से उनको हटा दिया गया था, लेकिन पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का यह निर्णय उन्होंने बड़ी ही सरलता से स्वीकार किया था। तो अब उम्मीद है कि कैबिनेट में उनको जगह दी जाएगी, क्योंकि बहुत ही सरलता से उन्होंने उस समय जब उनको हटाया गया था तो उन्होंने केंद्र का नेतृत्व का फैसला स्वीकार कर लिया था। तो मुझे लगता है कि धर्मलाल कौशिक को कैबिनेट में जगह मिल जाएगी। इसके अलावे अगर हम बात करें, उससे नीचे आते हैं तो नीचे आता है दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग। पहले हम दुर्ग संभाग की चर्चा करते हैं। दुर्ग संभाग से विजय शर्मा को पहले ही डिप्टी सीएम के रूप में उनकी चर्चा है और वो डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ले सकते हैं, तो एक नाम हो गया। दूसरा नाम जो सामने आ रहा है
वो आ रहा है दयालदास बघेल का। लेकिन दयालदास बघेल के सामने 3 लोग हैं जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं। एक तो पुन्नूलाल मोहिले, दूसरा दयालदास बघेल और तीसरा खुशवंत साहब, गुरु खुशवंत साहब, जो कि शिव डहरिया को हरा करके विधानसभा में पहुंचे हैं। हालांकि पहली बार चुन करके पहुंचे हैं। सीनियर में दयालदास बघेल और पुन्नूलाल मोहिले है। पुन्नूलाल मोहिले की दिक्कत इस बात की है क्योंकि बिलासपुर संभाग से ऑलरेडी 3 मंत्री हो जा रहे हैं डिप्टी सीएम सहित, तो फिर चौथा मंत्री बिलासपुर संभाग से दिया जाएगा। इसमें थोड़ी सी संदेह की स्थिति बन रही है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व क्या करेगा ये कहना कठिन है। लेकिन इस सारे समीकरण में जो सबसे आगे जो दिखते हैं वो दयालदास बघेल दिखते हैं, और अगर युवा नेतृत्व को जगह मिलेगी तो गुरु खुशवंत साहेब को आने वाले समय के दृष्टिकोण से, और उनके पिताजी जो हैं गुरु बालक दास, वो उनकी सतनामी समाज में काफ़ी पकड़ है और उनका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में लेना है। तो इस दृष्टिकोण से संभव है कि उनका नंबर लग सकता है। तो तीनों में से किसी एक को अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व के तौर पर एक मंत्री बनाया जा सकता है। ये हो गए दुर्ग संभाग की बात। दुर्ग संभाग से ही डॉक्टर रमन सिंह आते हैं जो कि राजनांदगांव से चुनाव जीत करके आए हैं और उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा रहा है। अब बात रायपुर संभाग की। रायपुर संभाग से सामान्यतः 2 से 3 मंत्री रहे हैं। एक बृजमोहन अग्रवाल रमन कैबिनेट में मिनिस्टर हुआ करते थे, तो दूसरा राजेश मूणत हुआ करते थे, और तीसरा जो है वो चंद्रशेखर साहू हुआ करते थे। तो 3 मंत्रियों को रायपुर संभाग से जगह दी जाती रही है। लेकिन इस बार क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और इस दृष्टिकोण से चूंकि अजय चंद्राकर चौथे मंत्री, 4 मंत्रियों को जगह दी जाती रही है, तो इस बार क्या होगा ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये तीनों जो है वो सीनियर रहे हैं। तीनों को रमन कैबिनेट में लगातार काम करने का अनुभव है। तो अनुभव के दृष्टिकोण से ये तीनों प्रबल दावेदार हैं, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत और अजय चंद्राकर। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया कि नहीं, अनुभवी के साथ साथ युवाओं को भी एडजस्ट करना है, तो फिर इन तीनों में से किसका पत्ता कटेगा ये कहना जरा कठिन है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जानता है। लेकिन संभव है कि अगर इसमें से किसी को देखिए, इसमें अजय चंद्राकर को हटाना संभव नहीं है, क्योंकि ये जो है ओबीसी समुदाय से आते हैं और कुर्मी समुदाय से बड़ा नेता है। तो कुर्मी समुदाय एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक है छत्तीसगढ़ में। तो कुर्मी समुदाय को डिस्टर्ब मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो अजय चंद्राकर का तो मुझे लगता है कि तय है। बृजमोहन अग्रवाल एक कद्दावर नेता है और चुनाव मैनेजमेंट के बड़े जानकार हैं, लगातार जीतते रहे, लगातार 8वीं बार जीत करके विधानसभा पहुंचे हैं। तो अगर उनका कोई पार्टी दूसरा उपयोग नहीं करेगी, अगर उनको लोकसभा के दृष्टिकोण से नहीं रखेगी कि उनको लोकसभा लड़ा करके केंद्र में ले जाना है, तो वो कैबिनेट के प्रबल दावेदार हैं और उनका कैबिनेट में उनकी जगह पक्की है। लेकिन अगर केंद्रीय नेतृत्व उनको केंद्र में ले जाना चाहा तो संभव है कि उनको ड्रॉप करके और किसी दूसरे को जगह मिल सकती है। इसी तरह से राजेश मूणत अल्पसंख्यक समुदाय से अकेले हैं, जैन समाज से आते हैं। जैन समाज बीजेपी का बहुत बड़ा वोट बैंक है और पक्का वोट बैंक है। तो इस दृष्टिकोण से उनके नाम पर भी विचार होगा। और चूंकि कोई दूसरा विकल्प है नहीं अल्पसंख्यक समुदाय से, तो मुझे लगता है कि उनके भी कैबिनेट में उनका भी नाम पक्का होना चाहिए। तो ये 3 नाम जो है जिसको आप कोई प्रबल अगर विकल्प होगा तभी आप इनको यहाँ से हटा सकते हैं, नहीं तो ये कैबिनेट में इनको जगह मिलनी चाहिए। अब रह गई बात बस्तर संभाग की। बस्तर संभाग से 3 बड़े नेता है जो कि कैबिनेट में जगह बनाने के लिए दावेदार हैं। सबसे पहले अगर इधर से आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो अंतागढ़ से चुनाव जीत करके आए हैं विक्रम उसेंडी, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं।
पूर्व अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के और अभियंतागढ़ से जीत करके आए हैं, लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। अगर उनको लोकसभा के लिए नहीं रखा जाता है, मोहन मंडावी अभी वहाँ से है कांकेर से, अगर उनको लोकसभा के लिए रोका जाता है तो उनको संभव है कि उनको कैबिनेट में जगह ना मिले, नहीं तो उनके कैबिनेट में उनकी जगह पक्की है। और उसके आगे अगर बढ़ते हैं तो कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र आता है, जहां से लता उसेंडी जो कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो चुनाव जीत करके आई हैं। उनकी भी दावेदारी प्रबल है, लेकिन मुझे लगता है कि महिला मंत्रियों में शायद या तो लता उसेंडी को लिया जाएगा या रेणुका सिंह को लिया जाएगा। ये दोनों में से किसी एक को ही लिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। युवा नेत्री के दृष्टिकोण से लता उसेंडी की दावेदारी प्रबल होती है, क्योंकि युवा हैं और लगातार पार्टी के लिए सक्रिय रही हैं, लगातार उन्होंने काम किया है, सौम्य चेहरा है और पार्टी ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना करके एक बड़ा दायित्व दिया है और उनको भविष्य के नेत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उभारना चाहती है, तो संभव है उनको मौका दे सकती है। इसके अलावे केदार कश्यप, बलिराम कश्यप जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनके पुत्र हैं, लगातार मंत्री रहे हैं रमन सरकार में और अभी पार्टी के महामंत्री हैं, वो नारायणपुर से चुनाव जीत करके आए हैं, उनको भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो इस तरीके से कुल 13 लोगों को जो है वो 13 लोग मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट में हो सकते हैं और इस तरीके से 13 लोगों के हमने नामों पर चर्चा की। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि अभी भी कई सारे समीकरणों पे चर्चा हो रही है। पार्टी का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका ये कहना है कि जिन्होंने रमन मंत्रिमंडल में रहते हुए काम किया है उनको छोड़ करके नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। दूसरी पंक्ति का जो नेता है उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, पार्टी के दूसरे पंक्ति के नेतृत्व को उभारा जाना चाहिए और उनको मौका दिया जाना चाहिए। एक बहुत बड़ा वर्ग ये है। तो ऐसी स्थिति अगर बनती है तो मुझे लगता है कि दोनों ही कुछ अनुभवी चेहरे और कुछ युवा चेहरे को कैबिनेट में जगह दी जाएगी और दोनों को सामंजस्य जो है वो विष्णुदेव साय कैबिनेट का गठन होगा। तो इंतजार करिए, जैसे ही ये कैबिनेट के गठन की सूचना होगी और नाम आएंगे मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एडिटर जी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मैं फिर किसी बड़ी खबर के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।